रूसी जनरल्स इस समय घबराए हुए हैं क्योंकि पिछले 6 महीनों से वे पुतिन को बता रहे थे कि रूस यूक्रेन के अंदर खासकर जापोरिजिया क्षेत्र में बढ़त बना रहा है। खैर 2 दिन पहले यूक्रेन ने उस झूठ को सबसे शर्मनाक तरीके से गलत साबित कर दिया। देखिए, पिछले 6 महीनों से यूक्रेन की एक जवाबी कार्रवाई चल रही थी, एक गुप्त कार्रवाई। यूक्रेनी सैनिकों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे एक भी जानकारी लीक न करें, न कोई वीडियो, न कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं। और इसी ऑपरेशन की गोपनीयता के कारण यूक्रेन ने बहुत बड़ी मात्रा में जमीन फिर से हासिल कर ली, बिना रूस को ये एहसास हुए कि ऐसा हो रहा है। एक क्षेत्र जो एक बड़े अमेरिकी शहर के बराबर है। तो आप उस देश के खिलाफ 6 महीने तक पूरी जवाबी कार्रवाई को कैसे छुपाते हैं जिससे आप लड़ रहे हैं? इसका जवाब रूसी सेना के भीतर एक ऐसी खामी में छुपा है जिसे खुद पुतिन ने पैदा किया था। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, कल रात यूक्रेन ने उस एकमात्र सुविधा को नष्ट कर दिया जिस पर रूस अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ठीक करने के लिए निर्भर था। इस कहानी में यूरी गगारिन शामिल है, पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति। ये सब कुछ ही पलों में समझ में आ जाएगा, मैं वादा करता हूँ। तो चलिए इसमें सब कुछ जानते हैं, जिसमें बड़ी जवाबी कार्रवाई भी शामिल है। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, मैं आपको मोर्चे से ये छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमें रूसी मानसिकता के बारे में कुछ बताता है जिसका यूक्रेन ने फायदा उठाया। तो सुनिए, ठीक है? तो ये रहा एक क्लिप, और इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि 2 यूक्रेनी सैनिक 2 रूसी सैनिकों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। तो मेरा अंदाजा है कि वे उन्हें किसी सुरक्षित जगह या ऐसी किसी जगह ले जा रहे हैं जहां उनकी आगे की औपचारिक कार्रवाई हो सके। तो यहाँ वे बैठ जाते हैं। मेरा अंदाजा है कि वे थके हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बातचीत को सुने, क्योंकि यह हमें ठीक ठीक बताता है कि रूस के लिए कौन लड़ रहा है और वे क्यों लड़ रहे हैं। उनमें से कुछ की उम्र सिर्फ 18 साल है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल? कमाल है भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? सिगरेट रख लो, लाइटर भी अपने पास रख लो। ठीक है, डर मत, कुछ नहीं होगा, ये सब अपने पास रख लो। सिगरेट अपने पास रख ले, लिक्विड भी अपने पास रख ले। कितना कंजूस है। ठीक है सोनिया, डर मत। क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारा पद क्या है? सिपाही, साधारण सिपाही। ये तो साफ है। क्या आप लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? लगभग आधा साल। कमाल है, पैसे के लिए? पैसे के लिए मैं जेल से भर्ती हुआ था। क्यों? पैसे के लिए? पैसे, आजादी। अब जब वे अपनी बातचीत और अपने ब्रेक के बाद फिर से चलना शुरू करते हैं तो वे एक यूक्रेनी पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं, मेरा अनुमान है। और आप बहुत जल्दी एक ड्रोन की आवाज सुन सकते हैं। यह यूक्रेनी ड्रोन नहीं है, ये एक रूसी ड्रोन है जो जानबूझकर आत्मसमर्पण कर रहे रूसी सैनिकों को निशाना बना रहा है। ये बिल्कुल पागलपन है। सौभाग्य से जो मैं देख सकता हूं, उस एक गोली से ड्रोन गिरा दिया गया था। दुर्भाग्य से हालांकि इससे एक रूसी सैनिक घायल हो गया, वह 50 साल का आदमी जो जेल से आया था। और इसके अलावा अब जब उनकी स्थिति उजागर हो गई है तो ये लोग उसी इलाके में नहीं रुक सकते, क्योंकि संभवतः और रूसी ड्रोन आ रहे हैं। इसलिए उन्हें घायल व्यक्ति को पीछे छोड़ना पड़ा, जो शायद अपनी चोटों की वजह से मर गया, क्योंकि इसमें शक है कि जो रूसी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे वे उसकी मदद करने आएंगे, खासकर जब अब उन्हें पता चल गया है कि वह यूक्रेनी पक्ष के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था। और यह हमें रूसी मानसिकता और उनकी सेना इस युद्ध को कैसे लड़ रही है इसके बारे में कुछ अनोखा बताता है। वे नहीं चाहते कि कोई भी नकारात्मक जानकारी बाहर जाए। वे नहीं चाहते कि रूसी सैनिक आत्मसमर्पण करें, और वे नहीं चाहते कि उनके कमांडर यह जाने कि वे अपनी जमीन खो रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमें समझाता है कि ये यूक्रेनी जवाबी हमला कैसे संभव हुआ। तो चलिए इसमें गहराई से जानते हैं। यूक्रेन ने अभी अभी अपने दक्षिण पूर्वी हिस्से के 700 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वापस ले लिया है, और किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। अब अगर तुलना करें तो ये लगभग ह्यूस्टन के आधे आकार के बराबर है, और असल में ये लगभग न्यूयॉर्क सिटी के आकार के बराबर है, ताकि आप बेहतर तुलना कर सके। और यूक्रेन ने इसे चुपचाप वापस ले लिया, जबकि रूसियों को असल में पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। जैसे कि ये काफी नहीं था, ये सब 6 महीनों में हुआ। तो पिछले 6 महीनों में यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही थी और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आप मान सकते हैं कि रूसियों को भी कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने 26 बस्तियों को फिर से अपने कब्जे में लिया, और इन सभी की पुष्टि जियो लोकेटेड फुटेज से हुई है, जो यूक्रेनी सरकार ने सिर्फ 2 दिन पहले जारी की थी। और इसके अलावा इस जवाबी हमले की वजह से और यूक्रेन ने जो भी इलाका फिर से अपने कब्जे में लिया है, इसका मतलब है कि रूस अब बिल्कुल शून्य पर है, पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो इस साल उन्होंने जितना भी इलाका कब्जा किया था उसमें कोई भी प्रगति नहीं की है। पुतिन ने इतने सारे सैनिक गवा दिए, वे हताहत हुए और बेशक कई मारे भी गए, और इसके बदले में अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास कुछ विवरण है
यह जवाबी अभियान 29 जनवरी को शुरू हुआ था। तो साल की शुरुआत में और उसके सिर्फ 3 दिन बाद स्टारलिंक ने वास्तव में यह संभव बना दिया कि यूक्रेनियन टर्मिनल का इस्तेमाल कर सके, वे सैटेलाइट से जुड़ सके, लेकिन रूसी ऐसा नहीं कर सके। और हमने इसे पहले भी कवर किया है। एलन मस्क ने ये एक व्हाइट लिस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके किया, जिसमें यूक्रेनी टर्मिनल पहले से स्वीकृत थे और रूसी नहीं थे, और इसी वजह से रूसी ड्रोन ठीक से उड़ नहीं सके, सैनिक रास्ता नहीं ढूंढ सके, और यूक्रेनी टैंकों ने इसका पूरा फायदा उठाया और लगातार आगे बढ़ते रहे। ये 2023 के बाद से यूक्रेन की सबसे बड़ी बढ़ते हैं और यह जानबूझकर चुपचाप किया गया था। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम कितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं, और वह इलाका ठीक कहाँ है? ग्रे जोन। वही ग्रे जोन है, यानी उसे कोई भी नियंत्रित नहीं करता। दोनों पक्ष उसके लिए लड़ रहे हैं। लाल इलाका रूस के नियंत्रण में है और नीला इलाका वो है जिसे यूक्रेन ने अभी अभी आजाद कराया है। अब इस पूरी बात का एक और चौंकाने वाला हिस्सा ये है कि जो नक्शा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह डीप स्टेट मैप्स है, और ये वही है जिसे यूक्रेनी लोग अक्सर ये समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ्रंट लाइन कैसी है। और यहाँ तक कि नक्शा बनाने वाले भी जानकारी जारी नहीं कर रहे थे। शायद उनके पास जानकारी नहीं थी, और अगर उनके पास कुछ अफवाहें भी थी तो भी वे असल में सरकार और सेना जो करने की कोशिश कर रही थी उस पर से पर्दा नहीं उठाना चाहते थे। तो नक्शा बनाने वाले भी असल में जानकारी को छुपा रहे थे ताकि कोई यह न जान सके कि असल में क्या हो रहा है। अब अगर हम इसकी तुलना एक रूसी नक्शे से करें तो आप देख सकते हैं कि फर्क कितना है। यहाँ देखिए, अब हम वास्तव में रूसी नक्शे की तुलना यूक्रेनी नक्शे से कर सकते हैं ताकि देख सके कि दोनों नक्शे असल में कितना फर्क दिखाते हैं, कि रूस अपने दिमाग में और असलियत में कितने क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। आपकी स्क्रीन पर आप दोनों नक्शे देख सकते हैं। दोनों लगभग एक ही क्षेत्र के हैं, लेकिन रूसी नक्शे पर आप देख सकते हैं कि रूसी सेना शहर हार्विवका के कितने करीब है, और यूक्रेनी नक्शे में जिसे पहले ही जियो लोकेट किया जा चुका है और अब अन्य स्रोतों द्वारा भी पुष्टि की गई है, आप देख सकते हैं कि रूसी अभी भी काफी दूर है और वास्तव में पीछे धकेले जा रहे हैं। तो रूसी प्रगति तकनीकी रूप से नकारात्मक है, यानी वे सिर्फ नकारात्मक दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। अब आधिकारिक रूप से बात करें तो रूस इनमें से किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ रूसी युद्ध ब्लॉगर हैं जो अपने ही कमांड से बहुत बहुत नाराज है, और वे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रूसी सैन्य कमांड राष्ट्रपति से झूठ बोल रही है। पूरी कमांड चेन में ऊपर से नीचे तक झूठ बोला जा रहा है, और इसके अलावा जनता से भी झूठ बोला जा रहा है। दरअसल अगला क्लिप सुनिए। हमारे पास रूसी ब्लॉगर हैं, युद्ध ब्लॉगर, यानी युद्ध संवाददाताओं का रूसी संस्करण, जो अब खुलकर बात कर रहे हैं कि पुतिन एक सूचना के बुलबुले में रह रहे हैं जहां उन्हें असलियत का कोई अंदाजा ही नहीं है। वे बस एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। सुनिए। राष्ट्रपति को कब और जब राष्ट्रपति को जानकारी दी जाती है और फिर वे उसे हमारे नागरिकों के सामने हर दिन शब्दशः दोहराते हैं, तो अब उनके पास एक नया पसंदीदा वाक्यांश है। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे माफ कीजिए साथियों और कॉमरेड मेजर भी, हाँ, लेकिन ये अब मूल रूप से किसी तरह का मंत्र बन गया है। ये सब हर एक दिन हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। एक भी सेक्टर नहीं है जहां व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, आपका क्या मतलब है कि वहां नहीं है? वे हुली हुलिया पोल के पास आगे बढ़ रहे हैं। वे स्टेपानो खेरस्क दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। यह तथ्य कि वे इसके बारे में ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं, यह दिखाता है कि वे ज्यादा समझदारी से काम कर रहे हैं और उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं, जिसमें वास्तव में उन्हीं ड्रोन असॉल्ट यूनिट्स का भी योगदान है। सही है? मेरा मतलब, देखिए, मेरा मानना है कि हमने इस पर चर्चा भी की है। आप मान सकते हैं कि यह बात राष्ट्रपति भी कह रहे हैं ताकि जनता को यूं कहें तो आश्वस्त किया जा सके। लेकिन मुझे डर है, देखिए, मुझे भी डर है कि वे खुद ही इस बात पर विश्वास करने लगे हैं। यही असली मुद्दा है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक प्रचार करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वही प्रचार खुद आप पर असर डालने लगता है। आप पर ही, आप अपने ही प्रचार पर विश्वास करने लगते हैं। हाँ, और अगर आप सब जोड़कर देखें तो हाँ। और क्या इसमें जोखिम होता है? मैं चाहता हूं कि आप समझाएं कि इसमें कौन कौन से जोखिम होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से जोखिम होते हैं? यहां एक संक्षिप्त ऐतिहासिक उदाहरण है, हाँ, अगर मुझे कहने की इजाजत हो। और ठीक उसी बात को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, इसमें यह जोखिम होता है कि शीर्ष सैन्य नेतृत्व जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट जाता है। एक विशिष्ट ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में हमारे पास निकोलस द्वितीय हैं, जो सैन्य मुख्यालय में रहते हुए भी, तो आप सोचेंगे कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं बल्कि मुख्यालय में थे। वो मुख्यालय में रहते हुए भी यह नहीं समझ पाए कि सेना के साथ क्या हो रहा है।
और यही वो जगह थी जहां मुख्यालय में उनकी मौजूदगी ज्यादा नकारात्मक साबित हुई। वो ये नहीं समझ पाए कि सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हो रहा था। और जब अलेक्जेंड्रा फ्योदोरोवना उन्हें ये भरोसा दिला रही थी कि आप जानते हैं, ये तो बस बुरे लोग अफवाहें फैला रहे हैं और बाकी सब कुछ ठीक है, आखिरकार सब कुछ अचानक बुरी तरह से गिर गया। और उससे भी बढ़कर, भगवान माफ करें, वे भार में जाएं, लेकिन यह देश के लिए हुआ। अब वैसे उस क्लिप का महत्वपूर्ण संदर्भ, अलेक्जेंडर द्वितीय जिनका जिक्र किया गया था, वे 1800 के दशक के अंत में रूसी जार थे और उनकी हत्या उनके ही लोगों ने कर दी थी, क्योंकि वे पूरी तरह से हकीकत से कटे हुए थे। अब रूसी प्रचारक पुतिन की तुलना उन्हीं से कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है, आप जानते हैं, बहुत कुछ कहता है। और जाहिर है फिर हमारे पास दूसरे प्रचारक भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से वही स्वीकार कर रहे हैं जो मोर्चे पर हुआ है। इस बयान को देखिए। आपातकाल, हमारी सेना ने अस्थायी रूप से डिप्रो-प्रोट्रैक्स क्षेत्र से पीछे हट गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जवाब देते हैं, हमारे जनरल स्टाफ की अयोग्य कमान और सीधे जीवीईएसटे यानी क्षेत्रीय कमान। कारण यह है कि सभी उपलब्ध रिजर्व डीपीआर की मुक्ति के लिए भेज दिए गए थे और कोई रिजर्व नहीं है। जनरल स्टाफ दोषी है क्योंकि वह नए कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती में कमी के कारण रिजर्व को इकट्ठा करने और उन्हें पूर्वी मोर्चे पर भेजने में असमर्थ रहा। और वीजी की गलती यह है कि वे रिजर्व की कमी के कारण रक्षात्मक रुख नहीं अपना सके। अब वीडियो के आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि यूक्रेन ने यह जवाबी हमला कैसे किया और रूसी उच्च कमान ने अतिरिक्त सैन्य बल क्यों नहीं भेजी, क्योंकि यूक्रेनी कमान और रूसी कमान के बीच बहुत दिमागी खेल चल रहा था। लेकिन फिर से ये थोड़ा तकनीकी है, तो मैं इसे वीडियो के आगे के हिस्से के लिए छोड़ दूंगा। अब क्या आपने उस बयान में पहली टिप्पणी पर ध्यान दिया जहां वो कहते हैं हमारी सेना ने अस्थायी रूप से नीप्रोपेत्रास्क क्षेत्र से पीछे हट गई है? ये क्लासिक रूसी बहाना है। जब भी रूस को पीछे धकेला जाता है तो वे हमेशा इसे रणनीतिक वापसी कहते हैं। हम बस फिर से संगठित हो रहे हैं। और जब भी रूस आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया की सबसे महान सेना है। अब इससे वास्तव में इस पूरे युद्ध के सबसे मजेदार मीम्स में से एक बन गया है। और आप लोग मीम्स के नियम जानते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना होगा। और मैं आपको बता दूं, आपको ये वाला जरूर पसंद आएगा क्योंकि ये मेरा पसंदीदा है। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बस लाइक बटन दबा दें। तो ये रहा मीम। और आप देख सकते हैं कि हर बार जब यूक्रेन किसी इलाके को आजाद करता है तो रूसी इसे सामरिक पुनर्गठन, रणनीतिक पीछे हटना या बस खराब मौसम बता देते हैं। और हर बार जब वे थोड़ी सी भी बढ़त बनाते हैं तो इसे वैश्विक नाटो साम्राज्य और वैश्विक अमेरिकी साम्राज्य के लिए बड़ी हार बताया जाता है। यही है रूसी मीम। और शायद ये इस युद्ध से निकली सबसे मजेदार चीज है, 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई को छोड़कर। लेकिन फिर भी चलिए अपनी कवरेज जारी रखते हैं। अब हर बार जब रूस को मोर्चे पर मुश्किल होती है वे वही करते हैं, वे वही पुराना तरीका अपनाते हैं और वो है यूक्रेनी नागरिकों को धमकाना और उन पर हमला करना। यही कहानी हमने पहले भी कवर की है और यही चीज रूस एक बार फिर कर रहा है। ये वही है जो रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा है, सर्दियों में तुम ठिठुरोगे। और जाहिर है आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर में कई शाही ड्रोन हैं और तस्वीर पर रूसी कैप्शन में लिखा है, जैसे बर्फ तुम्हारे सिर पर गिरे। मूल रूप से यह एक बिल्कुल भी छुपा हुआ संदेश नहीं है कि वे यूक्रेन की ऊर्जा संरचना पर हमला शुरू करने जा रहे हैं ताकि यूक्रेनी जनता को अंधेरी ठंडी सर्दी में धकेला जा सके। वैसे एक आधिकारिक सरकारी चैनल से आम नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराधों की खुलेआम धमकी दी जा रही है। ये एक ऐसा कदम है जो इतना दुखद और घिनौना है कि अब तो रूसी लोग भी सवाल उठाने लगे हैं कि रूसी सरकार ने ऐसा क्यों किया। यहाँ हमारे पास एक रूसी प्रचारक है जिसका नाम जोरोजोव है। मुझे लगता है उसका नाम ऐसे ही बोला जाता है। रूसी चैनल पर सार्वजनिक रूप से पूछ रहे हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे यूक्रेनी नागरिकों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे रूस को ये युद्ध जीतने में कैसे मदद मिलेगी। सुनिए, और ये सब रूस में ही हो रहा है वैसे जैसे यही सवाल लोग उठा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। मुझे समझ नहीं आता कि कोई कैसे कीव में बिजली न होने पर खुश हो सकता है। जब आप कीव में लाइट बंद देखते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? ज़ेलेंस्की के बारे में, जो बिना बिजली के बैठा है। ज़ेलेंस्की बिना बिजली के नहीं बैठा है। वो 2 बच्चों की माँ है जो 18 मंजिला इमारत की 17वीं मंजिल पर रहती है, जिसे पानी लेने के लिए 17 मंजिल नीचे उतरना पड़ता है। हमारे लोग भी यूक्रेनियों को पुलों और वाइल्ड बेरीज पर हमलों का जश्न मनाते हुए देख रहे हैं। और आखिरकार यही सब कुछ है। हम वही लोग बन गए हैं जिनके खिलाफ हम जंग लड़ने गए थे। अब यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इस रूसी धमकी का जवाब दिया और उनका जवाब वाकई में बहुत अच्छा था। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। यूक्रेनी बयान मूल रूप से कहता है, आइए रूसी रिफाइनरियों की आग से गर्मी लेते हैं। और पीछे आप एक रूसी रिफाइनरी को जलते हुए देख सकते हैं।
अब मैं दो संदेशों के बीच का अंतर दिखाना चाहता हूँ। रूस यूक्रेन की ऊर्जा संरचना पर हमला करने की बात कर रहा है। यूक्रेन उन रिफाइनरियों पर हमला करने की बात कर रहा है जो पुतिन के युद्ध को फंड कर रही है। सिर्फ एक पक्ष लोगों को निशाना बना रहा है और दूसरा पक्ष उस पैसे को निशाना बना रहा है जो लोगों को निशाना बनाने के लिए खर्च होता है। और सोचिए क्या, यूक्रेन तो इस वादे को पहले ही निभा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने ऐसी चीज पर हमला किया जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन ने अपने फ्लेमिंगो मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस की रॉकेट और सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा को नष्ट कर दिया। ये वही प्लांट है जो रॉकेट बनाता है, जो सैटेलाइट इंटरनेट को आसमान में पहुंचाता है। अब ये वो चीज है जिसमें रूस साल की शुरुआत से ही भारी निवेश कर रहा था, क्योंकि उन्होंने स्टारलिंक तक पहुंच खो दी थी और रूस की योजना थी कि वे अपना खुद का स्टारलिंक फिर से बना ले ताकि वे इस युद्ध को जारी रख सके। और यह वास्तव में उस जवाबी हमले से भी जुड़ता है जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर रहे थे। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, यूक्रेन के लिए 6 महीने तक लगातार आगे बढ़ना कैसे संभव है बिना रूस को असल में पता चले। खैर, इसका जवाब कई कारणों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है रूस की अक्षमता और रूसी कमांड चेन के भीतर होने वाला झूठ। तो चलिए विस्तार से देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। क्या आप अपनी स्क्रीन पर वह नक्शा देख रहे हैं? वह नक्शा ठीक ठीक दिखाता है कि रूस क्या नियंत्रित करता है और रूसी प्रोपेगेंडा वीडियो कहां से आए हैं। तो जो भी निशान आप नक्शे से निकलते हुए देख रहे हैं वो असल में जियो लोकेटेड स्थान है, यानी वे जगह जहां रूसी सैनिक अपने रूसी तिरंगे झंडे के साथ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। असल में वे दावा कर रहे हैं कि देखो यह इलाका रूसी नियंत्रण में है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि 2 सैनिक रूसी झंडा लहरा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि वह इलाका रूस का है। और सोचिए, क्या इस तरह की चीजें रूसी रणनीति के लिहाज से बहुत नकारात्मक असर डालती है, क्योंकि जब वह वीडियो रिकॉर्ड होता है तो वह वीडियो तुरंत ऊपर कमांड चेन में भेज दिया जाता है और इस इलाके के ऊपर जितने भी लोग हैं, यानी सारे जनरल और कमांडर जो इस युद्ध को चला रहे हैं, जो यह तय करते हैं कि संसाधनों की जरूरत कहाँ है और उन्हें कहाँ भेजा जाए, वे जनरल यह मानकर फैसले लेने लगते हैं कि रूस पहले से ही उस इलाके को नियंत्रित कर रहा है, जबकि असलियत में वहाँ सिर्फ 2 लोग हैं जो झंडा फहरा रहे हैं। और जैसे ही वे वीडियो बना लेते हैं वे जाकर किसी तहखाने में छुप जाते हैं। वे असल में कुछ भी नियंत्रित नहीं करते। तो जब यूक्रेनियन असल में वहां आते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं तो सोचिए क्या होता है। उस इलाके के क्षेत्रीय प्रमुख असल में उन 2 रूसी सैनिकों के मारे जाने या पकड़े जाने की खबर अपने ऊपर के अधिकारियों को नहीं देते। और इसका मतलब है कि उस यूक्रेनी बढ़त को रोकने के लिए जरूरी रिजर्व और मदद नहीं मिलती, क्योंकि उसकी नजर में बुरी खबर देने का कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा क्यों करेंगे? बुरी खबर देने पर तो सिर्फ सजा ही मिलती है। ये कहानी रूसी सेना में स्टालिन के समय से चली आ रही है। लोग स्टालिन को बुरी खबर नहीं बताते थे क्योंकि इसके लिए आपको इनाम नहीं मिलता था, बल्कि आपको सजा मिलती थी। और ये बात खुद रूसी युद्ध ब्लॉगर्स भी बता रहे हैं। जब रूस को 6 महीने तक पीछे धकेला गया और रिपोर्ट ऊपर नहीं जा रही थी, रिजर्व नहीं आ रहे थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई मान रहा था कि अरे असल में हो ही नहीं रहा है, और अगर हो भी रहा था कोई मुझे बता देगा। आप जानते हैं, यही सोचता है वह आदमी जो युद्ध संभाल रहा है या जो मास्को से या कहीं पीछे से अपनी क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहा है। वह यही मानकर चलता है कि अरे जब कुछ होगा तो मुझे जानकारी मिल जाएगी। लेकिन कुछ भी कमांड की चेन तक नहीं पहुंच रहा था। और सबसे बढ़िया बात यह थी कि यूक्रेनियन खुद भी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे थे, है ना। अगर वे किसी बस्ती पर कब्जा कर लेते हैं तो वे उसका वीडियो बनाकर उसे प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने जल्दी ही रूस की प्रणाली, रूस की रणनीति और रूसी सेना के काम करने के तरीके की कमजोरी को समझ लिया था। तो वे किसी बस्ती से दुश्मन को पूरी तरह हटा देते और सुनिश्चित करते कि कोई भी कुछ पोस्ट ना करे। वे यह पक्का करते कि कोई भी जानकारी बाहर ना जाए। फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितना कब्जा किया है। इसका कारण यह है कि अगर यूक्रेन सार्वजनिक रूप से किसी बस्ती पर कब्जे की घोषणा करता है तो मान लीजिए 2 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद वे किसी और बस्ती पर कब्जे या फिर से कब्जे की घोषणा करते हैं, फिर किसी और पर रूस पैटर्न देखना शुरू कर देगा। और भले ही रूस को अपने स्रोतों से जानकारी न मिल रही हो, वे देखेंगे कि यूक्रेनियन क्या पोस्ट कर रहे हैं और वे उसी के आधार पर काम करना या संसाधनों और सैनिकों का पुनर्वितरण शुरू कर देंगे। तो जब स्टालिन नीचे गया, यूक्रेन ने अपना मौका देखा और उन्होंने इस जवाबी हमले को बलों, टैंकों के साथ अंजाम देना शुरू किया, लहर दर लहर, हर हफ्ते जमीन हासिल करते हुए और इसे गुप्त रखते हुए। अब यही मैं एक दिलचस्प कहानी साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने समझ लिया था कि क्या हो रहा है, और ये उस तथ्य के बावजूद था कि कोई भी आधिकारिक जानकारी बाहर नहीं आ रही थी। और जिस एक आदमी को मैंने पाया जिसने समझ लिया था कि क्या हो रहा है, वह था ये 20 साल का विश्लेषक। तो वह सिर्फ 20 साल का है, वह फ्रांस से है। वह इस युद्ध को बहुत करीब से फॉलो कर रहा है और उसका नाम क्लेमेंस मोलिंग है। और उसने ये कैसे समझा वह मैं बताता हूँ, और ये वाकई में हैरान करने वाला है। जब रूस तोप के गोले दाग रहा है तो वे विस्फोट के गड्ढे बना रहे हैं, है ना। और जाहिर है
आप इन प्रभाव गड्ढों को तस्वीरों, सैटेलाइट्स या शायद किसी अन्य ऑनलाइन स्रोत से ट्रैक कर सकते हैं जहां आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप इन गड्ढों को हफ्ते दर हफ्ते ट्रैक करें तो आप देख सकते थे कि रूसी गड्ढे वास्तव में पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रूसी सैनिक पीछे हट रहे हैं। और इसका मतलब है कि यूक्रेन बढ़त बना रहा है और उसने इसका पता लगा लिया और वो इसके बारे में कुछ समय से ट्वीट कर रहा है, लगभग 2 महीने से, यहाँ तक कि इससे पहले कि हमें कोई आधिकारिक जानकारी मिले। तो ये वाकई में कुछ पागलपन जैसा है, वाकई में दिलचस्प है, जिसे मैं सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आप ट्विटर पर हैं और उसे फॉलो नहीं करते तो जरूर उसे फॉलो करें। वह सिर्फ 20 साल का है। क्या यह पागलपन नहीं है? तो कुल मिलाकर चुप्पी ने काम किया। रूस अपने ही सिस्टम के जाल में फंस गया और अब रूसी ब्लॉगर अपने ही सैन्य कमांड पर पुतिन से झूठ बोलने के लिए, जनता से झूठ बोलने के लिए गुस्सा निकाल रहे हैं और शायद खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, कभी कभी इंसान इतना झूठ बोलता है कि खुद ही उस पर यकीन करने लगता है। मुझे सच में लगता है कि यही रूसी कमांडरों के साथ हो रहा है। इस क्लिप को सुनिए। इसलिए कॉमरेड कमांडर, बकवास करना बंद करो, बस करो। यही है हमारी महान जिंदगी की कीमत। जिंदगी इस धरती पर सबसे कीमती चीज है और ये लोग 3 दिन कुर्स्क क्षेत्र में, 3 दिन और हम कीव उड़कर जाएंगे और उसे तबाह कर देंगे। मेदवेदेचुक की बकवास, पैसे चुराए अपनी जेब में डाले, यही है दोस्तों, सब बकवास है। दुश्मन का सम्मान किए बिना लड़ाई में जाने का कोई तरीका नहीं है। शोइगु, ये क्या बकवास है? वो 9 मई को राष्ट्रपति को सेना के बारे में बता रहा था। अब हम कहाँ हैं? शोइगु कहाँ है? सब कुछ चुरा लिया गया है, सब कुछ बेच दिया गया है और इन हरामियों ने बस इन ड्रोन पर अरबों चुरा लिए। ये चाहते हैं कि हम सब मर जाएं। ये सब हमें वापस उसी सुविधा पर ले जाता है जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था, स्टारलिंक का रूसी जवाब, जिसे यूक्रेन ने अभी अभी नष्ट कर दिया। और सच कहूं तो ये रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम का वाकई में एक काफी अहम हिस्सा था। रातों रात यूक्रेन के घरेलू फ्लेमिंगो मिसाइल रूस के एरोस्पेस के केंद्र समारा तक पहुंच गए। यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्र से 1000 किलोमीटर दूर आरसीसी प्रोग्रेस रॉकेट निर्माण संयंत्र पर हमला किया गया, जो रूस के पूरे अंतरिक्ष उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। यह एक प्रमुख और ऐतिहासिक सुविधा है जो 6 दशकों से भी अधिक समय से संचालित हो रही है और इसी ने वो रॉकेट बनाए थे जिनमें यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा गया था। वही पहले इंसान थे जो बाहरी अंतरिक्ष में गए थे। यह परिसर रूसी रॉकेट निर्माण का केंद्र बना हुआ है और अब सोयूज प्रक्षेपण यानों की श्रृंखला का निर्माण करता है। यूक्रेन के इस स्थान में रुचि का उद्देश्य मॉस्को के हाल ही में लॉन्च किए गए रूसी रूसैट निम्न पृथ्वी कक्षा के उपग्रह को नष्ट करना है। स्टारलिंक के जवाब में पुतिन की यह प्रणाली, जो पूरी तरह से इस सुविधा में बने सोयूज लॉन्च पर निर्भर करता है। अब जाहिर है, इसके बावजूद भी रूस स्टारलिंक की जगह नहीं ले सकता था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी ऐसा कर पाएगी। स्टारलिंक के पास पहले से ही कक्षा में लगभग 10,000 सैटेलाइट्स हैं, जो वाकई पागलपन है। रूस की योजना थी कि शायद 50 या 100 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएं और उन्हें यूक्रेन पर केंद्रित किया जाए ताकि वे सिर्फ फ्रंटलाइन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और वे अपनी नई इंटरनेट सेवा फ्रंटलाइन पर चला सके। अब मुझे तकनीकी रूप से यह संभव था या नहीं, इसका पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि रूसी वैज्ञानिक जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। सच कहूं तो मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पुतिन की जो भी योजना थी वह कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके पास ऐसे रॉकेट नहीं हैं जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सके। और मुझे शक है कि एलन मस्क रूस की मदद करना चाहेंगे, भले ही हम सब कुछ देखें, जैसे कि उन्होंने यूक्रेन को स्टारलिंक का इस्तेमाल करके रूस के अंदर हमला करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और बाकी सब। मुझे नहीं लगता कि प्रतिबंधों के अनुसार वो किसी रूसी सैटेलाइट को अमेरिकी रॉकेट पर ले जा सकते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्पेसएक्स एक अमेरिकी कंपनी है। आप जानते हैं, इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि यूक्रेन ने अभी 2023 के बाद से अपनी सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। इसने इस साल रूस ने जो भी बढ़त हासिल की थी उसे लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया, जबकि रूस ने सैकड़ों हजार सैनिक खो दिए। लेकिन कोई भी मुख्य धारा का मीडिया इस पर वास्तव में रिपोर्ट नहीं कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता आप किस पक्ष को देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स इस खबर पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, कम से कम अभी तक तो नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल भी इस पर रिपोर्ट नहीं कर रहा है। और फिर जाहिर है दूसरी तरफ भी है, हमारे पास एक रूसी प्रचार तंत्र है जो हर साल अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि वे झूठ फैला सके जो पुतिन सबको मानने के लिए कहना चाहते हैं। यही वजह है कि हम जो करते हैं वही करते हैं, यूक्रेनी बहादुरी की सच्चाई को सामने लाने और रूसी प्रचार का मुकाबला करने के लिए। अब मैं मानता हूं हमारे पास व्लादिमीर पुतिन की तरह अरबों डॉलर नहीं है, लेकिन हमारे पास आप लोग हैं। हाल ही में हमने बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया है। ये आपके लिए हमें समर्थन देने और बदले में अतिरिक्त कवरेज पाने का एक तरीका है। आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर सदस्य बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सदस्य बनने पर आपको क्या मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई दान नहीं है। अगर आप सदस्य बनते हैं तो आपको हर दिन एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे जिन्हें हम अपलोड कर रहे हैं और जो यहाँ YouTube पर नहीं दिखते। हम जिन कहानियों को कवर करते हैं उनमें हम और गहराई से जाते हैं, उन विवरणों पर अधिक समय बिताते हैं जो उन वीडियो में फिट नहीं होते। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अनुभवी सैन्य दिग्गजों जैसे कि चक फार को लाते हैं जो फ्रंटलाइन फुटेज का विश्लेषण करते हैं, वास्तव में क्या हो रहा है ये समझाते हैं और तथ्यों को प्रचार से अलग करते हैं। ये वास्तव में हमारी बिना सेंसर की गई विस्तारित कवरेज है उन लोगों के लिए जो इन संघर्षों को सुर्खियों से आगे समझना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मैं ईमानदार रहूंगा, आपकी सदस्यता भी हमारी बहुत मदद करती है।
सच्चाई ये है कि YouTube का एल्गोरिदम लगातार बदलता रहता है। एक दिन विज्ञापन से होने वाली आय बढ़ जाती है और अगले दिन घट जाती है। इस हफ्ते वीडियो सुझाए जा रहे हैं और अगले हफ्ते शायद न सुझाए जाए, सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ कहा। इसी वजह से सदस्यों का एक समुदाय बनाना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम पूरी तरह से किसी सर्वशक्तिमान एल्गोरिदम पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र कवरेज बनाते रह सके। तो अगर आप और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं और साथ ही हमारे इस काम को जारी रखने में मदद करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या बेसिक्स इनसाइडर पर जाकर सदस्य बन सकते हैं। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़े। और सबसे खास बात यह है हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो का एक हिस्सा जिसमें चकफार अपने नियमित विश्लेषण कर रहे हैं। सुनिए। ये रोबोट की मशीन गन है। वाह, ठीक है। हाँ, मैं नहीं कर सका। हाँ, इसमें पहली बार के लिए भी बहुत कुछ है। वाह यार, कितना बुरा है। मैं पहले से ही सोच रहा हूँ। ठीक है, उनके पास M250 कैलिबर मशीन गन है जो असल में 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसका डिज़ाइन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ भी नहीं बदला है। इन्हें कुछ नए बैरल श्राउड्स मिले हैं, लेकिन इस गन का अंदरूनी हिस्सा वही है। 50 कैलिबर का मतलब है कि ये ऐसी गोली चलाती है जो आधा इंच चौड़ी होती है। ये 1000 गज तक जा सकती है। और देखिए, मुझे नहीं पता ये लोग क्या लगाने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 50 कैलिबर मशीन गन हैं तो आप एक इमारत को तोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारा धुआं उठ रहा है। वो गोलियों से ईंट पत्थर के टूटने की वजह से है, जो शायद घर की दोनों दीवारों को पार कर जाएगा। ठीक है, फिर से। तो ये 50 कैलिबर की फायरिंग है। और आप जानते हैं, आपको बाहर मंडरा रहे ड्रोन से भी वीडियो मिल रहा है। और एडम, अब युद्ध का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे छोटे छोटे फार्म बिल्डिंग्स में हो रहा है, क्योंकि रूसी अब आगे नहीं बढ़ सकते। आप जानते हैं, बड़े पैमाने पर ज़मीनी अभियान नहीं कर सकते। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूक्रेन हर दिन 15,000 ड्रोन हवा में भेजता है। तो वे 3 बेवकूफ़ों को भेजते हैं, आप जानते हैं। रात में खेतों में रेंगते हैं और फिर दिन में इन इमारतों में छिप जाते हैं। और मैं उन्हें सैनिक नहीं, बस पैदल चलने वाले कहता हूँ, क्योंकि इस इमारत में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग बस इतनी थी कि उनकी माँ उन्हें भर्ती कार्यालय ले गई। उसे जाने की इजाज़त नहीं मिलती, उसे बस में बैठा दिया जाता है। 2 हफ्ते बाद वो यूक्रेन में है, ठीक है? और यूक्रेन पहुंचने के करीब 10 दिन बाद ही वो जंग में उतर जाता है, जहां जैसे ही उसका सामना यूक्रेन से होता है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है, मेरी नहीं। उसकी जीवन प्रत्याशा सिर्फ 23 मिनट है। 23 मिनट। तो हम इन लोगों को यहाँ 23 मिनट देख रहे हैं, और ये तो अभी यूक्रेनियन से लड़ भी नहीं रहे हैं। वे 2 रोबोट से लड़ रहे हैं और इतने ड्रोन्स हैं कि इसे फिल्माया जा सके। आप जानते हैं, मैं इस स्थिति में खुद को लड़ते हुए सोचने की कोशिश करता हूं, है ना? अपने पूरे करियर में मुझ पर कभी भी हवा से हमला नहीं हुआ, कभी नहीं। लेकिन इन लोगों पर हमला हो रहा है, आप जानते हैं। तो आप देख सकते हैं वहां की तबाही की मात्रा को देखिए। वो सब ईंट पत्थर की धूल है, वो सा ग्रे रंग, ग्रे धुआं। और देखिए उन इमारतों का क्या बचा है, आप जानते हैं। देखिए उन इमारतों का क्या हाल है। तो शायद हमने बाबा यागा को नहीं देखा। हालांकि वे आमतौर पर दिन के उजाले में काम नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी करते हैं। और वो ज़ाहिर तौर पे कुछ, आप जानते हैं, बड़ा विस्फोटक नुकसान था जिससे इमारत गिर गई। अब चाहे आप विश्वास करें या नहीं, वो लोग शायद बच गए होंगे, क्योंकि इन जगहों में ज़्यादातर तहखाने होते हैं, है ना? तो ये लोग वाकई में इस सबसे बच निकले होंगे। लेकिन हम वापस आएंगे। बोस्ट संभाल कर रखेंगे। हाँ Exactly. हाँ, सूप में थोड़ा सा धूल जरूर आ गया है, ठीक है। ये एक बिना चालक वाला ड्रोन है। ये कुछ नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। हाँ, युद्ध के मोर्चे पर, जीरो लाइन पर और बहुत सारी असुरक्षित शहरों में ऐसी कई जगहें हैं जो, आप जानते हैं, सीधी मुठभेड़ वाले इलाके हैं जहां लोग बस छोड़ना नहीं चाहते थे। और आप जानते हैं, हम यहाँ बैठकर सोच सकते हैं कि वे क्यों नहीं जाते। ठीक है, वहाँ एक रूसी ड्रोन है और जाहिर है, आप जानते हैं, उन्होंने इस वाहन पर रेड क्रॉस को हाईलाइट किया है। लेकिन आप जानते हैं, मुझे यकीन नहीं है। बाद में हम इसे देखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो देखिए, दादी कभी भी अपना इकलौता घर छोड़ना नहीं चाहती थी, है ना? इसमें उनके लिए क्या है? और आखिरकार वो स्थिति अस्थिर हो जाती है। और मुझ पर विश्वास कीजिए, रसियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी दादी हैं, भाई।
वो उन्हें संगीन मारेंगे और उनका सब कुछ छीन लेंगे। यही तरीका है दुनिया का। तो अब उन्हें यहाँ निकाला जा रहा है, बाहर ले जाया जा रहा है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, वो साफ तौर पर एक बम है। हम एक पुल देख रहे हैं जो नाले के ऊपर है। रूसियों ने उसे उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अब आपके पास वो गाड़ी है जिस पर साफ साफ रेड क्रॉस का निशान है। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है। अगर आप उस पर हमला करते हैं तो वो युद्ध अपराध है। तुम जिसने ट्रिगर दबाया और वो आदमी जिसने तुम्हें आदेश दिया। तो खैर, मेरा मतलब है वे उसे बाहर निकाल रहे हैं। भगवान उसका भला करे। लेकिन आप जानते हैं, बहुत से लोग बस अपने घरों में ही रहना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फिर से तो वहां वे रेड क्रॉस पर फिर से हमला कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है, ये लोग बाहर निकल गए। लेकिन ऐसा हर दिन होता है। मेरा मतलब है, मेरे पास खेरसोन शहर में उड़ा दी गई यूक्रेनी एम्बुलेंसों की दर्जनों तस्वीरें हैं। वे ड्नीप्रो नदी के पार ड्रोन उड़ाते हैं। वे किसी नागरिक को ढूंढते हैं, वे उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। एंड आप जानते हैं, फिर वे एम्बुलेंस के आने का इंतजार करते हैं और वे एम्बुलेंस पर हमला करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उस आदमी की शॉटगन गिरा दी होगी। यही चाहिए आपको। खैर, लेकिन वे उसे बाहर निकाल लाए। और आप जानते हैं, इस युद्ध में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं एडम, और बुरे लोग रूसी हैं। आइए, हमने इसे देखा था। शायद आपके पास इस बारे में काफी जानकारी होगी। ये एक टीम है जो अंदर जाके ढेर सारे TNT से एक ठिकाने को उड़ा देती है। हाँ, तो ये सचमुच लड़ाई के दौरान की जाने वाली ध्वंस कार्रवाई है। तुम जानते हो, अगर तुम शहरी इलाके में जा रहे हो, शहरी युद्ध क्षेत्र, या तुम जानते हो अंदर, जिसे हम CQB यानी करीबी दूरी की लड़ाई कहते हैं। ये साफ तौर पे थोड़ा पहले का लग रहा है। वहां पर पाला है। अगर आप इस वीडियो का बाकी हिस्सा और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप बेसिक्स इनसाइडर पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं।